अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही फर्स्ट क्लास होगी। क्लास बहुत ही बढ़िया होगी बच्चों, टॉपिक बहुत बढ़िया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मैं आपको कराने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे इस क्लास में अवश्य जुड़ोगे, क्योंकि बच्चों इतना शानदार टॉपिक है। हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे इस क्लास के साथ आज जुड़ें और अपनी तैयारी को बेटर करें, तैयारी में चार चांद लगाएं। तो चलें बच्चों, चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ। सबसे पहले सुन लीजिएगा, मैं सबसे पहले आज आपको कराने वाला हूँ। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो नोबेल पुरस्कार होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर वो नोबेल पुरस्कार होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां तक बताने के बाद क्वेश्चन अब ये आता है। मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। सबसे पहले जो फैक्ट तुम्हारे लिए जानने ज्यादा जरूरी है, मैं आज जो आपको कराने वाला हूं वो है बच्चों रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये पेपर में क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर मैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करूं तो बच्चों मैं इसको ऐसे ही याद करा सकता हूं, आपको ज्यादा देखने, सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों पहला क्वेश्चन तो ये कि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मैं आपको बता दूं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इसे एशिया का, दोस्तों ध्यान रखना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक तो सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज होता है जिसकी शुरुआत यानी कि 1901 में की गई थी, लेकिन दोस्तों इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपका तुरंत जवाब आएगा सर वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। किसको? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। आवाज कम है। लेकिन ये पहली बार कब दिया गया था? अगर आपसे पूछे कि ये पहली बार कब दिया गया था, तब आप कहोगे कि सर पहली बार 1958 में दिया गया था। देखो क्वेश्चन यहां से क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा दोस्तों कि ये पुरस्कार कब दिए जाने शुरू हुए, तो आप लोग कहोगे सर जी आज मेरा जन्मदिन है। कौन है भैया? ये राजा पंडित जी। तो राजा पंडित जी आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आ जाओ क्लास पर, ठीक है? ठीक है जी देवी जी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये पुरस्कार जो था ये 1957 में शुरू किया गया, 1958 में पहली बार दिया गया। और दोस्तों यह पुरस्कार हमेशा 31 दिसंबर को दिया जाता है। 31 दिसंबर को दिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, मैं अगर आपसे ये पूछूं मानवी कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, जवाब है किसी के पास? नोबेल पुरस्कार किस डेट में दिया जाता है? तो जिस बच्चे को ना पता हो वो लिख लीजिएगा। सर जी अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आप कहोगे कि गुरुजी नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो ये हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात आ जाए तो आप लोग कहोगे सर ये 31 दिसंबर को दिया जाता है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात आ जाए तो सर ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। याद रखना बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है, तो कोई बच्चा बताएगा मुझे नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है? तो आप लोग बताओगे सर जी नोबेल प्राइज 5 फील्ड में दिया जाता था। दोस्तों ध्यान रखना, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, तब ये 5 फील्ड में दिया जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई थी रमन मैग्सेसे पुरस्कार की 1957 में, तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यानी कि सेम टू सेम कहानी है, सेम टू सेम कहानी है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, अब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसी तरीके से रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और ऐसा कब किया गया? ऐसा किया गया 2001 में। ऐसा किया गया बच्चों 2001 में। लेकिन साथियों 2019 तक ही ये काम चल पाया। और 2001 में शुरू हुआ और 2009 में इसे खत्म कर दिया गया। बच्चों 2009 में फिर से अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखो कुछ समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको नोबेल प्राइज कंप्लीट है तो बच्चों आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी कंप्लीट हो गया होगा। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है। देखिए नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में, अब 6 क्षेत्र में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में, फिर 6 क्षेत्र में, आज फिर 5 क्षेत्र में हो गया। अब क्या नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? तो आप कहोगे सर नहीं,
हर साल नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। बच्चों जब हर साल नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता तो हर साल रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी नहीं दिया जाता। ये भी आप याद रखना दोस्तों। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना इस बात पर, आज तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है? अगर मैं आपसे पूछूं आज तक कितने भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, तो आप कहोगे सर पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसके बाद में कुल मिलाकर 10 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले विनोबा भावे को मिला। दोस्तों अगर आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। अगर आपसे पूछे रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिले, विनोबा भावे को मिला 1958 में। इन्हें किस लिए जाना जाता है? इनका भूदान आंदोलन, इनका भूदान आंदोलन बड़ा फेमस रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, भूदान आंदोलन। इसके बाद बच्चों 1959 में किसको मिला? चिंतामणि देशमुख को मिला। और 1962 में मदर टेरेसा को मिला। बेटे अगर मैं मदर टेरेसा की बात करता हूं तो ये पहली महिला है, ये पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न भी मिला हो। ये पहली महिला है, सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये पहली महिला है भारत की जिन्हें भारत रत्न मिला हो। याद रखना, ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें क्या मिला हो? नोबेल प्राइज मिला हो। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष तो सबको याद है, महिला कौन है? तो दोस्तों महिला की जब बात की जाती है, महिला आपकी मदर टेरेसा है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और जिन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे भी मिला है। याद रखना दोस्तों। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों मिला बुर्गेस कुरियन को, 1963 में मिला बुर्गेस कुरियन जी को। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा बच्चों, आज तक कितने भारतीयों को मिला पहले वो देखिए। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों 1965 जब भारत पाकिस्तान का जिस साल युद्ध हुआ उस साल मिला जयप्रकाश नारायण जी को। मैं एक बार थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, वो शायद दिख नहीं रही होगी, एक मिनट रुको, क्योंकि हमारा तो नाम तब चलेगा बेटा तब इन्हें आप याद करोगे। जयप्रकाश नारायण, फिर दिया गया सत्यजीत रे 1967 में, एम एस स्वामीनाथन 1971 में, सुब्रमण्यम सुब्बलक्ष्मी 1974 में, और अरुण शौरी 1982 में, पंडित रविशंकर 1992 में, और दोस्तों किरण बेदी 1994 में, किरण बेदी 1994 में। अब सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपका 3-4 व्यक्तियों के नाम आपको और याद रखने हैं। कौन कौन से? सर जी कौन कौन से व्यक्तियों को याद रखना है? अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों 2006, आपको अरविंद केजरीवाल जी का नाम याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर ये लास्ट टाइम किसको दिए गए हैं? जब लास्ट टाइम की बात आती है बच्चों तो अरविंद केजरीवाल के बाद लास्ट भारतीय कौन है? तो लास्ट भारतीय रवीश कुमार। लास्ट भारतीय कौन है बच्चों? लास्ट भारतीय है रवीश कुमार, बड़े अच्छे पत्रकार है ना। तो दोस्तों ये लास्ट भारतीय कौन है? 2019 में इनको मिला है, और ये है बच्चों पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, जिनका नाम है रवीश कुमार जी। इनका नाम क्या है? रवीश कुमार जी। और दोस्तों 2022 में किसको मिला ये मैंने लिख दिया, आपको 22 का याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 23वां याद करना, बस आप डायरेक्ट 23वां याद करना कि 2023 में किस किस को दिया गया, बस आपका काम चल जाएगा। तो ये है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। बताओ रमन मैग्सेसे मैंने मात्र 7 मिनट में तुम्हारा कंप्लीट कर लिया। अब चाहो तो इसमें 1 घंटा लगा लो, चाहो इसमें आप 2 घंटे लगा लो, लेकिन दोस्तों जितना था उतना हमने कंप्लीट कर लिया आपके लिए। अब आप ईमानदारी से बताओ कि मेरे प्यारे साथियों मेहनत करोगे या नहीं करोगे? मेहनत करोगे नहीं करोगे? मैं आपके लिए 10-10 मिनट की क्लास ला रहा हूं, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की क्लास ला रहा हूं। एक टॉपिक कराता हूं और चला जाता हूं, एक टॉपिक कराता हूं चला जाता हूं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन पूछा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जरा जवाब देना दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहला क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोनों में कंपेयर करते हैं बच्चों। जब आप कंपेयर करते हो कि गुरुजी देखो कंपेयर किया आपने, इसकी शुरुआत 1901 में हुई और इसकी शुरुआत बेटे 1957 में हुई, और ये पहली बार 1958 में दिया गया, ये भी आप याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमेशा कब दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सर ये हमेशा दिया जाता है कब? सर ये हमेशा आपका 10 दिसंबर को दिया जाता है। लेकिन अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करूं तो ये कब दिया जाता है बच्चों? ये कब दिया जाता है? विक्कू जांगड़ जी पूछ रहे हैं, फातिमा डेली आती हो, डेली आती पीडीएफ?
तो भैया आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराओ मत। अगर मैं आपसे पूछूं भाई रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये हमेशा 31 दिसंबर को दिया जाता है, 31 दिसंबर को दिया जाता है। एक बात और ध्यान से सुनो दोस्तों, ये 5 फील्ड में दिया जाता था जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जब ये 5 फील्ड में, जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी ये भी 5 फील्ड में दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज ये 6 फील्ड में दिया जाता है। ये 5 से बाद में 6 हो गया, 5 से 6 हुआ, लेकिन आज फिर से इसको 5 क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब 2001 से लेकर और 2009 तक बच्चों ये 6 फील्ड में दिया गया, लेकिन उसके बाद आज फिर से इसको 5 फील्ड में कर दिया गया है। ये बात आप याद रखना दोस्तों। कितना मजा आ रहा तुम्हें पढ़ने में इस समय, आप हर चीज देख रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं पहले भारतीय पुरुष जिनको नोबेल प्राइज मिला हो, पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो, जवाब दो दोस्तों। तब आप यहां कहोगे कि गुरुजी पहले पुरुष कौन है, यहां पहले भारतीय पुरुष, पहले भारतीय महिला, ये कौन है बच्चों? इन 4 सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। वाह भाई वाह, वारसुल जी वाह। देखिए अगर हम आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सर ये कब दिया गया, तो पहले भारतीय पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको दिया गया 1913 में। पहली भारतीय महिला की अगर बात करूं तो वो मदर टेरेसा है, वो मदर टेरेसा जी हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई पहले भारतीय कौन थे, वो विनोबा भावे थे लाडलो। और अगर पूछो पहली महिला कौन थी, तो वो मदर टेरेसा थी। तो बताओ कैसा लगा, टॉपिक क्लियर हुआ या ना हुआ, सच बताओ ईमानदारी से। अगर टॉपिक क्लियर हो गया तो बोल दो हाँ गुरुजी टॉपिक क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो मुझे बता दो गुरुजी मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मुझे फिर से बताओ। संदीप कटारिया। और बच्चों एक बात और ध्यान से सुनो, मुझे अड्डा पर पढ़ाते पढ़ाते, मतलब अपने इस YouTube चैनल पर अपने इस परिवार के साथ जुड़े हुए कल पूरे 3 साल हो जाएंगे, यानी कि कल से 4था साल स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कल तो नहीं, मैं आप लोगों के लिए परसों 13 तारीख में अपनी जो स्टैटिक जीके की किताब है, जो 300 रुपए की किताब है, 300 रुपए की, बताओ इसे कितने रुपए की कर दूं ताकि हर बच्चे के पास ये पहुंचे। आज तुमसे सलाह मांग रहा तुम्हारा भाई कि इसे कितने रुपए में करूं ताकि हर बच्चे के पास में पहुंच जाए ये किताब। बोलो सच बताना ईमानदारी से। पूरी स्टैटिक जीके और उस स्टैटिक जीके के साथ में आपको 20 घंटे की क्लास, 20 घंटे की क्लास तुम्हें फ्री मिलेंगी। उसमें आपको उसमें 105 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी फ्री। आपको उसमें 6 ई बुक भी मिलेंगी बच्चों फ्री। बोलो कितने रुपए की कर दूं ताकि हर बच्चे के पास पहुंच जाए। देखिए ये किताब 300 रुपए की है, मैं इसे कितने रुपए की कर दूं ताकि ये हर बच्चे के घर में पहुंच जाए। बस मुझे इतना बता दो कि गुरुजी हम चाहते हैं कि ये हर बच्चे के घर पहुंच जाए, और आप अपना ऑफर लेकर आइएगा ताकि हर बच्चे के घर पे ये किताब पहुंच जाए। दोस्तों देखो 70 रुपए तो वो बंदा लेता है जो तुम्हारे घर पे किताब पहुंचाता है, जो डिलीवरी बॉय होता है ना, ये कंपनी से 70 रुपए लेता है। अब आप सोच लो फिर मुझे कितने रुपए की ये किताब करनी चाहिए ताकि मुझे भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। मैं फिर से बता रहा हूं, ना मुझे नुकसान हो ना आपको नुकसान हो। बच्चे कहेंगे सर फ्री दे दो बेटा, फ्री मेरे घर तो ये बनती नहीं है, समझ रहे हो ना, फ्री किताब मेरे घर तो बनती नहीं है किताबें। 70 रुपए तो ये बंदा लेगा जो आपके घर पे किताब लेके आता है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरे प्यारे साथियों कि इस किताब को मैं कम से कम रुपए की कर सकूं। यार अगर आप कहो ठीक है मैं इसको 99 की दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना तो मैं 20 क्लास दूंगा, ना तो मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, ना ई बुक दूंगा, फिर 99 की ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर खाली किताब मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, मैं इसे 149 या 159 की रखूंगा, तो ये सारी चीजें तुम्हें फ्री दूंगा, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप कुछ क्वेश्चन कर लेने हैं, आ जाओ बच्चों, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में है? बताना साथियों, नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में है? अनिल वर्मा कह रहे हैं 8000 कर दो गुरुजी, तुम तो हीरो हो भैया, आप तो करोड़पति पिता के बेटे हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आइए, हमने आपसे बोला है कि बताओ नेलांग घाटी, ये 20 मिनट की क्लास रहेगी कल से, ध्यान रखना, कल से मैं इस क्लास को सिर्फ 20 मिनट लिया करूंगा और एक टॉपिक डेली क्लियर करके जाया करूंगा, एक टॉपिक डेली। बोलो भैया
मैंने आपसे पूछा कि नेलांग घाटी कहां पड़ती है, तो दोस्तों ध्यान रखना सर ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आ जाओ, भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों शांत घाटी की जब हम बात करेंगे, शांत घाटी आपकी हो जाए केरल में। अगला देखिए, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ओके हेमलता जी, इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो दोस्तों आपका जवाब है खैबर दर्रा, क्योंकि थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट ये तीनों पश्चिमी घाट में आते हैं ये वाले, लेकिन ये नहीं आता है। अगला देखिए, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तब दोस्तों आप लोग कहोगे सर जी वो गंगोत्री है। वो कौन सा है? गंगोत्री है। वेल डन बच्चे। अगला देखिए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किस चीज से? अपरदन सबसे ज्यादा किससे होता है? अपरदन सबसे ज्यादा किससे होता है, ये आपने बताना है। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर लहरों से। अगला देखिए, अगला सवाल अगर मैं लेकर चलता हूं भाई, अपरदन सबसे ज्यादा लहरों से होता है, क्योंकि बाकी तो सुनामी लहर बहुत कम उठती हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या कहलाता है? बोलो भैया। बुक इंग्लिश मीडियम में है, रितिका इंग्लिश मीडियम में है। राधे राधे रोयल निधि, राधे राधे। पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए तो ये बातें नहीं की जाएं, तब दोस्तों उसको उजालते हैं हम लोग कोकण तट के नाम से। अगले पॉइंट पर आओ। अगला है राम सेतु शुरू होता है कहां से? अगर मैं बात करूं राम सेतु जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, आप लोग जानते ही हैं, वो कहां से शुरू हो रहा है भारत में? तो दोस्तों वो हो रहा धनुषकोडी से। नेक्स्ट देखा जाए, आपको बताना 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? आप ये भी जानते होंगे कि 1923 में हमारे भारत में एक पार्टी बनी थी जिस पार्टी का नाम था स्वराज। आप जानते होंगे दोस्तों कि हमारे भारत में 1923 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। जिसका नाम क्या था बच्चों? स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी सी आर दास व मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और भैया आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों नागपुर। अगले पर आओ, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था बच्चों, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये रहा दोस्तों, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अब अगर मैं भेदभाव की बात कर रहा हूं तो भैया वो कौन सा संबंधित है जरा बताएंगे आप? तब आप कहोगे गुरुजी वो हो जाएगा 15। देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि को देखकर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, उसको देखकर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सवाल नंबर नेक्स्ट, वो कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर मैं भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात कर रहा हूं तो दोस्तों जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब उस समय पर हमारे देश में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कितनी अनुसूचियां हैं, तब दोस्तों हमारे देश के संविधान में कितनी अनुसूचियां आप जानते हैं? जानते हो? तो आप लिखोगे गुरुजी पहले उस समय 8 थी, लेकिन आज कितनी हो गई है? आज 12 हो गई है। अगले पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है? अरे भैया, इलेक्शन कमीशन आपको पता होगा कि 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। अगला देखिए,
अगला कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को, हमारे भारत में 2 व्यक्ति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, एक तरफ राष्ट्रपति है और दूसरी तरफ राज्यपाल है। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बताओ आर्टिकल क्या है दोनों के। जय श्री राम, राधे राधे। आप इस बार सब फौजी बनो या जिसको जहां भी जाना है, जैसे किसी को रेलवे में जाना है, किसी को टीटी बनना है, किसी को टीसी बनना है, किसी को स्टेशन मास्टर बनना है, आप सबका सिलेक्शन हो, बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं तो राष्ट्रपति मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना 123, और राज्यपाल की बात कर रहा हूं तो बच्चों 213। जो भी पूछे वो बता देना बस, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। हाँ, ये सवाल आपके लिए जानना जरूरी है। लोकसभा में 2 मेंबर करते थे। लोकसभा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय 2 मेंबर को नॉमिनेट करते थे जो कि एंग्लो इंडियन थे, लेकिन दोस्तों अब उनको खत्म कर दिया गया है, अब नॉमिनेट नहीं होते हैं, ये एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, ये एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। इनको 104वां संविधान संशोधन करके 2020 में खत्म कर दिया गया है, ये अब नहीं होते। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यहां पे 12 मेंबर अपॉइंट होते हैं। अगले पर आओ। अगला कहता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। थोड़ा तेज चलो यार। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों आप कहोगे सर वो थे बलदेव साहब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। 20 सवाल है, 17 पर आप आ चुके हैं। तब दोस्तों आप कहोगे सर 1925 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी या फसल की विफलता भारत में गंभीर खाद्य तेल संकट कारण बन सकती है। भैया किसकी कमी, अगर कमी हो गई मूंगफली की जो कि सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। अगला देखिए, भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है। जब प्रमुख का मतलब वो बड़े बंदरगाहों की बात कर रहा है, प्रमुख का मतलब क्या है, वो बड़े की बात कर रहा है। बड़े बंदरगाह भारत में कितने हैं। तो दोस्तों बड़े की बात करेगा छोटे, बड़े की बात करेगा 13, कुल बात करेगा तो 224, कुल बात करेगा 224। अगला लास्ट सवाल आज का, जो भी बच्चा बताएगा होमवर्क ये आज का है, मैं उसका नाम कल यूट्यूब पे लूंगा कि भाई इस बच्चे ने जवाब दिया था। ठीक है, क्लास कैसी लगी मुझे पहले ये बताओ। 20 मिनट में एक टॉपिक क्लियर कर दिया, 20 क्वेश्चन करवा दिए, कैसी लगी। अब जरा मुझे वो बताओ जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखो 1। जो सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट एनटीपीसी है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो 1। एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों 1 लिखो कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे लिखो 1 जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दिल के टुकड़ों, अगर आपका टारगेट एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है इस बार, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो 1 कि गुरुजी मैं तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, मेरा टारगेट ही सिर्फ एनटीपीसी है इस बार। अगर आपको ये 20 मिनट की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताना। बाकी एनटीपीसी का टारगेट बनाया हुआ है अगर आपने कि इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, तो बच्चों हम कल से आपको बेसिक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 200 बच्चे ही 200 स्टूडेंट की ही सीट बची हैं। 2000 नहीं 200 बच्चों, इसमें सिर्फ 200 बच्चे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे पवन भैया के साथ सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी मैं पवन भैया के साथ जुड़ के पढ़ना चाहता हूं, तो दोस्तों हम एक बिल्कुल बेसिक बैच, रेलवे ओरिएंटेड बैच, बिल्कुल जीरो लेवल का बैच, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में Y367। अगर आपका टारगेट है गुरुजी मुझे कोई ऐसा बैच मिल जाए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो, अगर बेसिक से पढ़ना है तो बेटे आज आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। अगर जुड़ना है तो मेरे प्यारे साथियों आपको बस इतना कहना चाहता हूं, ये वाला कूपन कोड लगा के जुड़ना। सर कैसे जुड़ोगे, एक बार मैं दिखा दूं कौन सा बैच। एक बच्ची कह रही है सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओगे। हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है आ जाओ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। आ तो जाओ जरा एक बार। आपको कुछ नहीं करना साथियों, आप सबसे पहले जाओ गूगल पर, अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो। देखो भैया अगर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हो तो देख लो, हमारा ये बैच आज स्टार्ट हो रहा है, कल इसमें 200 बच्चे एडमिशन और ले सकते हैं। अगर आपको जुड़ना तो जुड़ जाओ, वरना बच्चों कल सीट फुल हो जाएंगी।
कल इस बैच की सीट फुल हो जाएंगी। गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना, लिखोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो यहां बेटे ऑल कोर्स आ जाएगा। ऑल कोर्स के बाद रेलवे, रेलवे पर आओगे तो ये रहा एनटीपीसी। एनटीपीसी का बैच आपको दिख जाएगा लाडलो। एनटीपीसी का ये बैच है, कल से शुरू हो रहा है, कल सुबह 10 बजे। अगर पहली क्लास निकल, और 10 बजे मेरी क्लास है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मेरी पहली क्लास है। अगर तुम पहली क्लास में ना आए ना तो बच्चों फिर कोई फायदा नहीं होगा बैच का। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कल पहली क्लास है बच्चों, आप जरूर जुड़ना, आप जरूर जुड़ना। यहां से फिर बता रहा हूं, बाय नाउ पे जाना और कूपन कोड लगा देना बेटे, क्या Y367, Y367 कूपन कोड लगा देना। और लगाते ही बच्चों ये आपको 900 रुपए के आसपास बैच मिल जाएगा। ये 900 रुपए लास्ट बार लेना अपने घर वालों से। मैं फिर बता रहा हूं, Y367 कूपन कोड लगाकर ये लास्ट बार अपने घर वालों से 900 रुपए लेना और बोल देना घर वालों से कि इस बार तुम्हारा शेर सिलेक्शन लेके लौटेगा, इस बार तुम्हारा शेर सिलेक्शन लेके लौटेगा। अगर ये विश्वास उनको दिला सको तो बच्चों बैच में जुड़ना, वरना बिल्कुल मत जुड़ना। अब मैं आज के बाद मेरे प्यारे साथियों, साइलेंट गर्ल, आज के बाद मैं थ्योरी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ही नहीं। आज के बाद अगर आपको पढ़ना है तो बच्चों आप मुझसे मेरे पेड बैच में जुड़ सकते हैं। ये बैच 900 रुपए में आपको मिलेगा। कल पहली क्लास है, कल पहली क्लास है बच्चों। पहली क्लास में आप सब बच्चों को जुड़ना है, पहली क्लास में। और ये डेमो भी रहेगी दोस्तों, है ना, ये डेमो भी रहेगी। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं डेमो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन पर फ्री मिल जाएगी। ठीक है भैया, क्लास कैसी रही मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अगर तुम इस बैच में जुड़ गए तो आपको मेरी पहली क्लास जरूर मिलेगी। ठीक है ना, जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।